नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो सारे लोग जुड़ जाइए। आज बहुत ही प्यारा सा बेसिक टॉपिक, कहते हैं रसायन विज्ञान का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक छोटा सा मोटिवेशन है सर, लगातार चलते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। और कोई चीज अगर चला है स्टार्टिंग से और इन तक पहुंचा है तो मंजिल मिला ही मिला है। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, और चलिए आज हम लोग जैसे देखेंगे, आप थंबनेल में भी देखे होंगे पदार्थों का वर्गीकरण। आज जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। पदार्थों का वर्गीकरण आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ का हम लोग ने वर्गीकरण किया, उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसमें आपको। जैसे हमने देखा कि पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा है। एक हमारा भौतिक वर्गीकरण है, दूसरा जो हमारा है सेकंड पार्ट जो है हमारा, वो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण पहला हमारा है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, भौतिक वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हमने इसे भौतिक आधार पर जो हमने पदार्थों को विभाजित किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी अवस्था है, प्लाज्मा है। जरा हम देखते हैं, जरा हम आगे देखते हैं। और अगर हम रासायनिक वर्गीकरण में देखें तो एक हमारा शुद्ध पदार्थ है, दूसरा हमारा मिश्रण है। हम लोग शुद्ध पदार्थ में देखेंगे तो हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ में हम तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मिश्रण, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है, इससे कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, उसका पूरा इंप्लीमेंट पूरे केमिस्ट्री में कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, बहुत अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे आपका पेट्रोलियम का, बहुत सारे मिश्रण आपको दैनिक जीवन में मिलेंगे, इसको हम अलग करके कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सारे लोग एकदम बने रहिएगा क्लास में। तो आपका यौगिक क्या है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग एक एक चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। मिश्रण में हम लोग देखेंगे दो प्रकार के मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा, आकार आकृति समान होगा तो वो सॉलिड होगा, जिसका आकार समान। तो ये सब चीजें जो पढ़े आपने, गैस में पढ़ा होगा आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, समझ में आ रहा है। सॉलिड का आकार आयतन दोनों फिक्स होता है, जल का तो आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। ये आपने पढ़ा होगा, ये इससे अब कोई लेना देना नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग बातें हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ठोस द्रव के अनुसार, एक सबसे पहला चीज है आपका गतिज ऊर्जा पूछा जाता है। कैनेटिक एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय कैनेटिक एनर्जी। पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें कुछ गति होती है, दैट इज कॉल्ड कैनेटिक एनर्जी, वो हमारा गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा। ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए कि गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा। ये अभी सिर्फ यहां ध्यान देना, सिर्फ आपको ध्यान देना है यहां पे गतिज ऊर्जा के ऊपर, कैनेटिक एनर्जी के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है। यह क्वेश्चन अब नहीं पूछने जा रहा है आपसे। जितने भी लोग आए हैं सभी लोग शानदार तरीके से चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने बोला है कि गतिज ऊर्जा के बारे में सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। आप ये तीनों इमेज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो गैस होते हैं इसके जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी होता है ये ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में काफी कंप्रेस्ड होता है। आपस में जो पार्टिकल होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है, काफी चिपके होते हैं आपस में। तो अगर आपसे कैनेटिक एनर्जी पूछा जाए, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जो होगा वो गैस में होगा, नहीं होगा।
सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होगा, उसके बाद आपका किस में होगा गतिज ऊर्जा? गैस के बाद आपका किस में होगा बताइए? गैस के बाद जो होगा वो लिक्विड में होगा, उसके बाद सॉलिड में होता है। कैनेटिक एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा कैनेटिक एनर्जी अगर पूछे तो आप उसमें सोचने लगते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। कैनेटिक एनर्जी पूछेगा डेंसिटी, डेंसिटी में आप तो बना ही देते हैं, ज्यादा घना कौन होगा? सॉलिड होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपको अंतर आणविक आकर्षण बल पूछा जाए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? अंतर आणविक आकर्षण बल, अंदर में जो अणुओं में आकर्षण का बल देखा गया है, अंतर में जो अणुओं में आकर्षण का बल देखा गया है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जस्ट 1 मिनट, जरा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 2-3 चीजों को आप जरा ध्यान में समझेंगे। जस्ट 1 मिनट दिए। जरा सा आप चीजों को समझने का कोशिश, हमने बोला है इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में, अंतर आणविक आकर्षण बल, घनत्व के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो जरा सा चीजों को ध्यान से आप समझिएगा। उसके बाद हमने अंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में पूछा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में पूछा। तो आकर्षण बल जो सबसे ज्यादा होगा, आकर्षण बल जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका सॉलिड में, फिर होगा लिक्विड में, फिर होगा आपका गैस में। देखिए आकर्षण बल ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस में होगा। चलते हैं हम लोग आगे। आकर्षण बल पूछेगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स पूछेगा तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होगा वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। ओके, चलते हम लोग अगले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में। पूछेगा आपको अंतर आणविक, देखिए इंट्रामोलिकुलर स्पेस पूछा है, बताइए आप लोग बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बारे में, अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? इंट्रामोलिकुलर स्पेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस को जरा ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो देखेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पेस आपको कहां दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? किसमें? गैस में। तो स्पेस की बात करेगा, स्पेस की बात करेगा तो हम गैस में पहले स्टार्ट करेंगे, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में जाएंगे। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर होता है। रबर में इलास्टिसिटी होता है, लेकिन आप अगर आयरन के रॉड में देखा जाए, स्टील के रड में देखा जाए, उसमें प्लास्टिसिटी होता है, प्रत्यस्थता। हिंदी में इलास्टिसिटी को प्रत्यस्थता कहा जाता है और प्लास्टिसिटी को सुघट्यपन कहा जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में क्या अंतर होता है? जैसे हम रबड़ को खींचे और छोड़ देंगे फिर वैसा ही बन जाएगा। रबर को हम खींचे और उसको छोड़ देंगे फिर हमारा रबर वैसा ही बन जाएगा। लेकिन हमने एक आयरन के छड़ को लिया, उसको टेढ़ा कर दिया, फिर छोड़ देंगे वो टेढ़ा ही रह जाता है। समझ में आ रहा है? तो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा। हम बात कर रहे हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में, ससंजक बल के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं? कोहेसिव फोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ससंजक बल के बारे में। तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो भी सबसे ज्यादा किसमें होता है? दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, फिर आपका गैस में।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्या क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको अलग करके बताया। अगर आप क्वेश्चन, एग्जाम की क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। चाहे आप पीरियोडिक टेबल किए, चाहे आपने आम्ल क्षार लवण किया, चाहे आपने ये एसिड बेस सॉल्ट किया, सारे चैप्टर आपको बहुत डिटेल तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन। हमने पूछा इंट्रामोलिकुलर स्पीड सबसे ज्यादा गैस में होगा, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, यह मैंने पढ़ा है। उसके बाद हमने बताया काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में होगा। डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स के विषय में बात किया, सबसे ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स किस में होगा, सॉलिड में होगा। इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। एक पूछेगा डिफ्यूजन, विसरण। विसरण तापमान पे भी डिपेंड करता है। डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि गर्म खाने का जो सुगंध है दूसरे घर तक चले जाता है, या दूसरे घर से आपके घर भी पहुंच जाता है। तो एक्चुअली नॉर्मली हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होगा वो किसमें होगा बताइए? तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में होता है, मिश्रण। उसके बाद आपका लिक्विड में, फिर गैस में। आपने कुछ चीज गौर किया है, फिर सॉलिड में। यहां पे कुछ गौर करने वाली बातें भी थी। लिक्विड हर चीज में बीच में ही था, यहां भी देखिए, चाहे कुछ भी बोलिए, या तो पहले में गैस था या तो पहले में सॉलिड था। लिक्विड हर चीज में बीच में ही था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम चलते हैं नेक्स्ट चीजों पर, हम चलते हैं और हम लोग विचार करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। ठोस, द्रव्य की और गैस के अलावा भी हमारे पास कुछ अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दो और, एक तो हमारा प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में क्या क्वेश्चन आपका जनरली जनरेट होता है? पदार्थ की ये चौथी अवस्था, ये सबको पता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता, जैसे आपने गैस में देखा है, उसी तरह प्लाज्मा का कोई आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है। और इससे क्वेश्चन जनरली जो बना जाता है, सूर्य और तारों की जो गर्मी होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये क्यों ज्यादा गर्म होते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण। प्लाज्मा अवस्था का जो टेम्परेचर होता है लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस। 20,000 डिग्री प्लाज्मा अवस्था में तापमान लगभग 20,000 डिग्री होता है। सूर्य और तारों में उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों में जो हीट का कारण क्या है, वो प्लाज्मा अवस्था में। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसका आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जनरली जो क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है, सूर्य और तारों में उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। उष्मा किसके कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। ये आप ध्यान से समझिएगा। नाभिकीय संलयन आपको अच्छे से आता है। 2 हाइड्रोजन मिलने से हीलियम परमाणु, और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। उसके बाद पता है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। यहां से भी एक क्वेश्चन जनरली आपका बनता ही है कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को जरा ध्यान से समझिएगा। पदार्थों में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। पदार्थ में मेरे साथी 2 प्रकार का चेंज देखा जाता है। एक आपका फिजिकल चेंज है, एक आपका फिजिकल चेंज है जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें क्या करना है? जनरली ये बहुत बेसिक सी बात है केमिस्ट्री की, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसमें कुछ डिफरेंशिएशन दिया, जैसे पूछ देगा मोमबत्ती का जलना, एक होगा मोमबत्ती का पिघलना। पिघलना फिजिकल चेंज है, जलना केमिकल चेंज है। ये बहुत, लकड़ी का जलना केमिकल चेंज, कोयले का जलना केमिकल चेंज, भोजन का पचना केमिकल चेंज है, दूध से दही बनना केमिकल चेंज है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल होते हैं, बहुत बेसिक सब क्वेश्चन होता है जो आप बना देंगे। बहुत कठिन सवाल नहीं रहते हैं इससे। कुछ डिफरेंशिएशंस हैं जो आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, ऐसे आप देखना। मोमबत्ती का पिघलना होगा, ये तो बहुत बेसिक सी पॉइंट्स है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा।
क्या और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना आपने पढ़ा होगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहां से क्वेश्चन और बनते हैं आपके कि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो लोहे में जंग लगने से लोहे का जो वजन है वो इंक्रीज करता है, याद रखिएगा। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ईंधन का जलना, खाने का पचना, अगरबत्ती जलना, मोमबत्ती जलना, मक्खन का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ह्यूमिडिटी की उपस्थिति के कारण, आर्द्रता। अभी जैसे ठंडे का मौसम है, ये ड्राई मौसम होता है, गर्मी के मौसम को हम लोग सूखा मौसम कहते हैं, सॉरी ठंडे के मौसम को हम लोग ड्राई मौसम कहते हैं। गर्मी के मौसम जो होता है वो सूखा से ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है ना। ठंडा में ह्यूमिडिटी कम होता है, तभी तो आप क्रीम लगाते हैं, कोल्ड क्रीम। गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, आर्द्रता। तो आप देखेंगे लोहे पर जो जंग लगेगा ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले मौसम में, जब आर्द्रता ज्यादा होता है। तो जंग लगना एक जो है, ये जो है हमारा एक कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। और इससे वजन बढ़ता है। इससे वजन क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है इस चैप्टर में। कुछ जो एकदम कहते हैं लोहे का चुंबकीकृत होना, ये भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे कपूर का जलना, चीनी का नमक में, ये सब तो आप बना ही देंगे, लेकिन लोहे का चुंबकीकृत, कृत्रिम चुंबक जो बनाते हैं, तो फिर से वो लोहा बन सकता है। तो ये आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन। तो लोहे पे जंग लगने से क्या क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यह जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। उसका भार आपका बढ़ता है, वजन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और उसकी उम्र जो है वो घट जाएगी, आयु। और उसको बचाने के लिए जो उस पर लेपन किया जाता है वो आपका जस्ता का, जिसको हम लोग ग्लेविनाइजेशन कहते हैं, और जिंक का लेपन। नॉर्मली जिंक और एल्युमिनियम के बारे में हमने बताया कि धातुओं, नंबर ऑफ मेटल हमने पढ़ाया मेटल नॉन मेटल में। नंबर ऑफ मेटल 91 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेटल। धातुओं की संख्या 91। और सारे धातु जो है नेचर में कैसा होता है, बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का होता है। एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा, सारे धातु क्षारीय प्रकृति का होते हैं, लेकिन दो धातु जो है, दो धातु आपने सुना होगा ना, एक है हमारा एल्युमिनियम और दूसरा है हमारा जिंक। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। और आपके आंख में जो आंसू है, जो आप रोते हैं, आंख के आंसू में भी जिंक रहता है। और जिंक का रिसोर्सेस क्या है ये भी पता होना चाहिए। जिंक हमें जैसे दलहन चीजों को खाते हैं तो जिंक, लेकिन याद रखिएगा एक परमाणु संख्या 13 है, एक परमाणु संख्या 30 है। 13 और 30 को ध्यान में रखिएगा, 13 और 30 को याद रखिएगा। ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति का होता है, और ये अम्ल और क्षार दोनों का नेचर पाया जाता है इसमें। ये तीसरा जेंडर टाइप काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, याद रखना। जो आपका जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जो मेटल होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे, हाउ? कभी आपने देखा होगा चींटी ने आपको काट लिया, तो चींटी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। चींटी के डंक में अम्ल होता है ना, फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा होगा। और आपने क्या किया, लोहे को चिपका दिया। मम्मी क्या करती है, एक लोहे का छड़ ली और चिपका दी आपके हाथ में। मम्मी को नहीं पता लोहे से क्या होता है, लेकिन इतना पता है दर्द कम होता है। लेकिन लोहा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। जब एसिड और बेस जब अभिक्रिया करता है, हमने आपको एसिड बेस में पढ़ाया कि जब हमारा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है, न्यूट्रल। वही आपके शरीर में लवण, तो थोड़ा पेन कम हो जाता है। लेकिन धातु से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सेप्शन है धातु की ग्रुप में। परमाणु संख्या 13 और परमाणु संख्या 30। 13 और 30 याद रखिएगा, 130 कोड याद रख लीजिएगा। एल्युमिनियम और जिंक जो है इन नेचर एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी प्रकृति के पाए जाते हैं एल्युमिनियम और जिंक। समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम के बारे में बहुत सारे पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए एल्युमिनियम के बारे में, इसका स्पीड, इसमें साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड का जो स्पीड होता है वो एल्युमिनियम में ही होता है। कोई समस्या यहां तक क्लियर है? कमेंट में बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर कोई समस्या है तो वो भी बोल दीजिए। समझ में आ रहा है ना?
अब लकड़ी आपने देखा है, सूखी लकड़ी को भी हम संरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन चढ़ाते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग आगे, अब चलते हैं। अब एक हमारा नॉन स्टिक पेन। नॉन स्टिक पेन पे कोई चीज चिपकता नहीं, आपने ज्यादा खाना वाना बनाते समय देखा होगा। इसका रीजन क्या है? इस पे एक लेप चढ़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। ये टेफ्लॉन के कारण इसमें कोई भोजन वजन नहीं चिपकता। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपको टेफ्लॉन ध्यान रखना। ओके, तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले आपने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं जो जनरली आज के समय में आप गौर नहीं करते हैं। तो ये आपने देखा काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन, इंट्रामोलिकुलर स्पेस का क्वेश्चन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स का क्वेश्चन, इलास्टिसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन अब वो नहीं पूछेगा आकार आयतन आपका सेम होता है, ये सब तो आपको पहले से ही पता है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? जल्दी से बताइए, वन टाइप कीजिए जल्दी से फटाफट। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो हम लोग यहां पे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट। जैसे एक कॉमन नाउन पढ़े हैं सर अंग्रेजी में, हम बोलते हैं क्या? बच्चा। तो बच्चा से हमें पता नहीं चलता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बच्चा मतलब कॉमन वर्ड है। बच्चा क्या है? बच्चा हम बोल रहे हैं ये बच्चा है। हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो उसी तरह हमारा एलिमेंट होता है, तत्व। तत्व जो है, एलिमेंट जो है, एक कॉमन वर्ड है एलिमेंट, और उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। क्या? जैसे आप अगर बात करें तो हमारा 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल में। और भी तत्व के बारे में हम समझाएंगे, एक पॉइंट और भी समझाना है कि शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। तो हमने एलिमेंट को फिर 3 भागों में कैटेगराइज किया है। कितने भागों में? 3 भागों में इसे कैटेगराइज किया है। और मेटल, धातु, अधातु और अधातु, और एक क्या है? उपधातु। धातुओं की जो संख्या है आपको पता है, पूरे पृथ्वी पर जो आदमी है इसको 3 भागों में विभाजित किया है। लड़का है, महिला, पुरुष, और तीसरा जेंडर भी ट्रेन वाला जेंडर। समझिएगा हर पॉइंट को। हमने बोला आपको क्या? धातु। धातु और नंबर ऑफ मेटल की जो संख्या है वो 91 नंबर ऑफ मेटल, और नॉन मेटल की संख्या कितना है? 20, और मेटोलाइट की संख्या 7 मेटोलाइट है। 7 उपधातु पाए जाते हैं। अब ये 7 उपधातु को कैसे याद रखें? यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, नॉन मेटल से आपका क्या क्वेश्चन बनता है? पहले तो नॉन मेटल का कहां यूज है, क्या क्या इससे हानि, जैसे आर्सेनिक हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सा नॉन मेटल है या नहीं है। तो कम से कम आपको 91 मेटल का नाम याद नहीं रह सकता है, लेकिन कम से कम 7 मेटोलाइट का नाम, मेटोलाइट का उपधातु का नाम तो याद रखेंगे। हम आपको तरीका भी बताते हैं कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट इज कॉल्ड मेटोलाइट। ये उपधातु कहलाता है जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करता है। मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करता है वो बॉर्डर लाइन एलिमेंट होता है। उसमें 7 एलिमेंट होते हैं। वो 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पहले हम एटॉमिक नंबर को याद करेंगे। परमाणु संख्या 5, परमाणु संख्या 14, परमाणु संख्या 32 और 33, 51 और 52, और आपका एक 84 में पोलोनियम। तो आप पहले एटॉमिक नंबर याद करें। क्या याद करें? एटॉमिक नंबर पहले आप याद कर ले। और एटॉमिक नंबर में हम आपका क्या है? 5 है, 14 है, 32 है, 33 है, 51 है, 52 है, 84 है। अब ये 7 एटॉमिक नंबर है। 7 मेटोलाइट का एटॉमिक नंबर है। 5 में आपका बोरॉन है, 14 में आपका सिलिकॉन है, 32-33 में आपका आर्सेनिक है, 51 में आपका एंटीमनी है, 52 में आपका टेलुरियम है, 84 में आपका पोलोनियम है। तो ये 7 उपधातु भी आपको याद रहेगा। आपसे पूछता कौन कौन से आवर्त में कौन कौन से उपधातु, और कठिन क्वेश्चन बनाना हो, और कठिन क्वेश्चन बनाना है तो यहां से आपको क्वेश्चन बना सकता है सर, कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमने बोला था, आपको पढ़ाया होगा नॉन मेटल और मेटल में। आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, लाइव क्लास करते हैं, हम डेली बोलते हैं सर क्लास प्रॉपर वे में लाइव कीजिए। आप अगर लाइव क्लास नहीं करते आपका बहुत सारा लेक्चर पेंडिंग में हो जाता है। हमने बोला 7 उपधातु हैं, 7 आवर्त भी है।
7 आवर्त। पहले आवर्त में 0 है। फर्स्ट पीरियड में पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में कोई भी मेटोलाइट है ही नहीं, 7वें में भी कोई नहीं है, हमने पढ़ाया क्लास में। दूसरे में सर आपका 1 है, तीसरे में 1 है, चौथे में आपका 2 है, पांचवें में आपका 2 है और छठे में 1 है। ऐसे आपका 7 उपधातु है। अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या 5 है दूसरे आवर्त में, जिसको बोरॉन कहते हैं। तीसरे आवर्त में 14 है सिलिकॉन। 32 33 आपका 32 और 33, 32 और 33 आपका। अगर हम बात करें सर पांचवें में आपका 51 52 एंटीमनी और स्ट्रीबियम टेलरियम, और छठे में आवर्त में देखिए पोलेनियम है, जिसकी परमाणु संख्या 84 होती है। यह सारा चीज आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आप पूरे प्रॉपर वे में पूरे लेक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक बार करके देखिएगा। ओके, तो तत्वों की संख्या जो है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगले बात करते हैं हम लोग। खोजा गया अंतिम ताप क्या? अनुसेप्टियम। 118 तत्व में सबसे लास्ट तत्व क्या है जिसको खोजा गया? अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है आपका? अनुसेप्टियम जो है वह सबसे लास्ट एलिमेंट। जितने भी तत्व का खोज हुआ है सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वह है अनुसेप्टियम। क्या है भाई साहब? अनुसेप्टियम है आपका, अनुसेप्टियम। ओके, चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो तत्व को हमने बताया कि 3 भागों में हमने कैटेगराइज किया। तत्व कहते हैं एक शुद्ध पदार्थ। अब हम बता रहे, क्वेश्चन पूछ रहा है सर ओजोन क्या है? ओजोन में पूछ रहा हूं ये एलिमेंट है कि नहीं है? ओजोन O3, बस ये बता दो, हम समझ जाएंगे, आप एलिमेंट समझ गए। ओजोन जो है ये एलिमेंट है या नहीं है? ओजोन O3 हमने लिखा है, ओजोन O3 लिखा है। ये ओजोन जो है एलिमेंट होगा या नहीं होगा? तत्व होगा कि नहीं होगा? ये बता दो। हमने तत्व को 3 भागों में कैटेगराइज किया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। लेकिन हमने पूछा ओजोन के बारे में। ओजोन बता दो बस कि ओजोन जो है हमारा, कमेंट कर ही नहीं रहे कोई नहीं, क्या मतलब? ओजोन एक हमारा एलिमेंट है, तत्व है, क्योंकि ये तीनों परमाणु जो हैं, इसके तीनों एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो सारा शुद्ध पदार्थ ही हुआ ना। लेकिन अगर हम बात करें NaCl का, अगर बात करें हम CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर हम बात करें H2SO4 का, तो ये सारे क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। ये भी यौगिक है लेकिन अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, तो ये मिश्रण हो जाता है, एक टाइप का यौगिक है, मिश्रण नहीं कर सकते आप। तो ये मिक्स है, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम लोग तत्व एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब चलते हम आगे। अब एक पॉइंट और पूछा जाएगा। पृथ्वी पर आपसे पूछा जाता धातु, अधातु, उपधातु। एक मैं कोड बता रहा हूं, आपको याद रखना है। कोड नंबर 8, एक होता है 13, एक होता है 14, एक होता है 26। पहले आप याद रखो 8, 13 और 14। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक अधातु नॉन मेटल क्या होता है, किसे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक नॉन मेटल, आप कहेंगे परमाणु संख्या 8। 8 याद रखना। 8 में क्या है सर? 8 में क्या है हमारा? इसमें 8 में जो है हमारा वो है हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा अधातु। अगर धातु पूछ दिया तो 13, अगर धातु पूछ दिया तो 13, अगर उपधातु मेटोलाइट पूछ दिया तो 14। उपधातु पूछ दिया तो 14, 40। उपधातु पूछ दिया तो 14, धातु पूछ दिया तो 13 और अधातु पूछ दिया तो 8। अधातु पूछ दिया तो आपका 8। जरा सा ध्यान से समझिएगा, आराम से, ध्यान से। ये कितना आसान लगेगा जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप कितना आराम से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे।
अब ये पूछेगा नो मेट्रोलाइट कौन है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेट्रोलाइट कौन है, सिलिकॉन है। अगर मेटल पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम है, परमाणु संख्या 13 और 8 में क्या ऑक्सीजन है। मतलब अगर धातु तो 13 नंबर, अधातु तो हमारा 8 नंबर और उपधातु तो 14 नंबर। तरीका, आइडिया, ट्रिक, हर चीज पता होना चाहिए। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। ओके, ऑक्सीजन 49% है, सिलिकॉन 30, तो ये आपको कंफर्म क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? बहुत बेसिक सी चीज है। परिवार कहते हैं ना, कपल, जोड़ा। तो दो आदमी, यहां पे कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जनरली हम जो पढ़ते हैं। ऐसे आप 4 हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे आप, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड होता है, जनरली उसको अरेंज मैरिज कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बंध बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बंध कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बंध को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब जरा देखिए यौगिक, कंपाउंड के बारे में। आप केमिस्ट्री में जितना फॉर्मूला देखते हैं, चाहे आप फॉर्मूला H2O का ले लो, NaCl ले लो, CaCO3 ले लो, H2SO4 ले लो, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी सूत्र, जितने भी फॉर्मूला हैं, ऑल आर कंपाउंड। ये सारे यौगिक हैं। ये सारे क्या है? कंपाउंड है। ये सारे यौगिक है। ओके, चलते हैं आगे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अब यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है जो अणु कहते हैं? जल। जल का एक देखिएगा, जहां हमने लिखा जल, यहां ध्यान से देखो, हमने लिखा जल, हमने लिखा 5H2O। इस दोनों में कुछ अंतर है? क्या बोलेंगे आप इसको? या बोलेंगे जल का एक अणु है, जल का 5 अणु है? अब तो यही बताएंगे ना, यहां जल का एक अणु है सर, और यहां जल के 5 अणु है सर। यहां जल के सर एक अणु है और यहां जल के 5 अणु है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे बेसिक तरीके से आप एक एक लेक्चर को देखिएगा ध्यान से। अगर कोई बाद में भी जुड़े हैं, और हमने बताया विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से अगर पढ़ेंगे तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा। हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब तक पदार्थ, परमाणु नहीं होगा तो पदार्थ ही नहीं बन सकता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा सीक्वेंस में सारा लेक्चर, 5-6 लेक्चर जो भी है देख लेना। उसके बाद पीरियोडिक टेबल। ये दोनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स है। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी जरा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के कितने प्रकार? एक हमारा है होमो मॉलिक्यूल्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूल। देखिएगा पहला चीज जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सम अणु, एक होता है विषम अणु। सम अणु का मतलब क्या हो गया? सम अणु का एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं, सम अणु अगर हम बात करें, यहां लिखा हुआ है सर ओजोन O3, एक जैसे अणु से मिलकर बना सम अणु। विषम अणु हम लोग बात करें H2O के संबंध में, चलते हैं और आगे।
आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है आपका मिश्रण का, मिक्सचर का। अब ये नहीं कि मिश्रण क्या है सर, ये आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि दैनिक जीवन में बहुत सारे मिश्रण आपको मिलते हैं। जैसे पेट्रोलियम मिला सर, तो नॉर्मली पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर होता है, पेट्रोलियम और पेट्रोल में आपका अंतर होता है सर, ये आपको पता होगा कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, उस मिश्रण को हम अलग किए, किस प्रोसेस से अलग किए, वो प्रोसेस क्या है। जैसे आपको समुद्र का पानी मिल गया, आप उससे नमक बनाए तो पानी को अलग किए, वो मिश्रण को अलग करने का एक प्रोसेस होगा। समुद्र का पानी दे दिया, आपको बोला पीने योग्य पानी बनाइए, तो वो भी एक समुद्र का पानी एक मिश्रण था, लेकिन आप उससे अलग किए पीने का पानी। उस प्रोसेस का नाम पूछा जाता है एग्जांपल में। जैसे आप डिस्टिलेशन प्रोसेस, व्हाट इज मीन बाय डिस्टिलेशन, व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है। जैसे आपको पूछे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्धिकृत करने का प्रोसेस क्या है, तो पेट्रोलियम को शुद्धिकृत करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक होता है डिस्टिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर है, ये जानना है हमें। पहले तो हमको समझना है क्या क्या, पहला पॉइंट हमें समझना व्हाट इज मीन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, सेकंड थिंग समझना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड वन समझना वेपोराइजेशन और डिस्टिलेशन में क्या अंतर है, सब्लिमेशन के द्वारा भी हम लोग बहुत सारे मिश्रण को अलग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो होमोजीनस हेट्रोजीनस तो आप क्लास 9 10th में ही पढ़े हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, आगे के पॉइंट के ऊपर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या। तो ये आप समझ जाते हैं समअंगी, इसमें एक एक अंग अब अच्छे से घुल जाए। ये आप होमोजेनस का एग्जांपल आपको पता ही होगा। यहां पे मिश्रण को पृथक करने की जो विधियां हैं इसको हमको जानना है। मिश्रण को अलग करने की विधियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आसवन विधि को पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रभाजी आसवन को पढ़ेंगे। आसवन और प्रभाजी आसवन पहले सीखिए क्या है। आसवन विधि एक बहुत ही प्राचीनतम पद्धति है। अब दो क्वेश्चन आपका बनेगा, समुद्र के पानी को हम पीने योग्य बनाते हैं किस विधि द्वारा, एक सवाल ये। दूसरा सवाल बनेगा समुद्र के पानी से हम नमक बनाते हैं वो किस विधि द्वारा, वेपोराइजेशन और आसवन, ये दोनों में क्या अंतर है। वाष्पीकरण और वाष्पीकरण विधि और आसवन विधि में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझिए, एक हमने पात्र लिया है, बर्तन लिया है, इसको हम गर्म कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब इसको हमने गर्म किया, जब हमने इसको क्या किया, गर्म किया, तो पानी क्या हुआ, वेपोराइज होना स्टार्ट हुआ। इस पानी को हमने फिर क्या किया, संघनित कर लिया। मतलब इस पानी को हम आसमान जाने नहीं दिए, बस हम इसको वायुमंडल में जाने नहीं दिए, बस हम इसे रोक कर क्या किए, फिर से ठंडा किए और वाटर बना दिए। तो यहां हमारा क्या बच गया होगा, नमक बच गया होगा, नमक बच गया होगा, और यह पानी हमारा यहां आ गया। इस प्रोसेस को जिसमें हम किसी चीज को गर्म किए और वेपोराइजेशन, जिसका वेपोराइजेशन उसको हम रोक कर अलग कर लिए, इसको हम लोग कहते हैं आसवन विधि। समुद्र के किनारे जाइएगा, कच्छ में, गुजरात साइड में जाइएगा, आपको बहुत जगह दिखेगा डिस्टिलेशन प्लांट। यह डिस्टिलेशन प्लांट कहीं ना कहीं फायदाकारक भी और हानि भी पहुंचा रहा है। हानि क्या पहुंचा रहा है सर, डिस्टिलेशन प्लांट के माध्यम से हम पानी को शुद्धिकृत तो कर लेते हैं, पानी पीने योग्य बना लेते हैं, लेकिन नमक की जो मात्रा है, उसका जो कंसंट्रेशन है समुद्र में NaCl का, वो बढ़ते जा रहा है। अब मान के चलिए समुद्र में नमक और पानी का मिश्रण है, समुद्री पानी एक मिश्रण है, और हम क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, और उस पानी को हम फिल्टर कर ले रहे हैं। मतलब आसवन विधि द्वारा हम पानी, अब नमक पानी से क्या कर रहे हैं, हम पानी निकाल दे रहे हैं, नमक को समुद्र में ही छोड़ते जा रहे हैं। तो समुद्री जीव जंतु को एक ये रिपोर्ट भी जारी हुआ था सर,
कि डिस्टिलेशन प्लांट जो पूरे दुनिया में लगाए जा रहे हैं उससे समुद्री जीव जंतु को काफी हानि होने वाली और हानि हो भी रहा है। समझ में आ रहा है? तो यह पहला चीज, समुद्र के जल से जब हम पीने योग्य पानी निकालते हैं उसको हम लोग डिस्टिलेशन, क्यों, हम पानी को गर्म किए, पानी वेपोराइज किया, हम इसको रोक लिए। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही प्राचीनतम प्रोसेस है। पहले के जमाने के लोग भी ऐसे करते थे, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है इसमें। पानी को गर्म करने में कौन सी टेक्नोलॉजी, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है वह है पेट्रोलियम को शुद्ध करना, जिससे हम निकाल लेते हैं गैस, नेचुरल गैस भी, वैक्स भी अलग कर लेते हैं, डीजल, पेट्रोल, नेफ्था, सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो सब चीजों को हम अलग कर लेते हैं, वो हमारा होता है डिस्टिलेशन प्लांट। तो पहले एक चीज समझिएगा, हम समझाएंगे। अब वाष्पन, ये तो आपका प्रभाजी आसवन हो गया। ये कौन सा विधि हुआ? प्रभाजी आसवन, जिसको हम लोग आसवन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं आसवन विधि, जो हमने बताया व्हाट इज मीन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। आसवन विधि क्या है? किसी द्रव को वाष्पित करने, पुनः ठंडा करने का प्रक्रम हमारा आसवन विधि कहलाता है। आसु जल इसी प्रक्रम द्वारा तैयार होता है, जो डिस्टिल प्लांट। और इसके लिए आसु जल को, समुद्री जल को शुद्धिकृत करने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है उस प्लांट को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन प्लांट। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन प्लांट कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम अच्छे से समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट है कितना समझ लिए। पढ़ने का तो क्लास 1 से पढ़ ही रहे हैं अभी तक आप, लेकिन दिमाग में कितना है, एग्जाम में कितना लेकर जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम लोग फिर आगे की चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं और चीजों को अच्छे से समझेंगे। रवाकरण विधि, रवाकरण विधि क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उससे भी पहले आप समझिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन को समझ लीजिए। व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? अब हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड, अब देखिए हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है सर जिसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रण है और इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। कभी रिफाइनरी देखें, रिफाइनरी, रिफाइनरी कभी देखें, अगर रिफाइनरी जहां पे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, बड़ा बड़ा टावर आपको दिखेगा। कभी आप गूगल में सर्च करना डिस्टिलेशन प्लांट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट, तो आपको रिफाइनरी दिखेगा जहां कच्चे तेल को शुद्धिकृत किया जाता है। एक्चुअली कच्चे तेल को, कच्चा तेल एक मिश्रण है जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं? शुद्धिकृत करते हैं। तो वह शुद्धिकृत करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन तो सिंपल सा बनेगा कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, कि पेट्रोलियम को हम लोग शुद्ध किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, तो आप सीधा सा बताएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं दूसरे शब्दों में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी समझिए आप क्या होता है। तो अब मान के चलो ए बी सी तीन अलग अलग पदार्थ है। एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एक का है 95 डिग्री सेल्सियस, एक का है आपका, एक का जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस। तीनों मिल गया आपस में। अब हम तीनों को गर्म करना स्टार्ट करें। अब तीनों को हम गर्म करना स्टार्ट करें। जब तीनों को गर्म करेंगे तो तीनों साथ साथ उड़ने लगेगा। आप देखिएगा, इसके लिए हम एक विशेष प्लांट बनाए, उस प्लांट को कहते हैं फ्रैक्शनल टावर। उस टावर में हम ऐसा व्यवस्था कर दी है नीचे से हीटिंग का कि बस 90 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा और रुक जाएगा। वो 90 से 91 नहीं होगा, और 90 में जिसको उड़ना है वो पहले उड़ के निकल जाएगा। कल हम आपको इसका फ्रैक्शनल टावर का एक इमेज भी दिखाएंगे। ओके,
तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो जिस मिश्रण में, उसको जो हम लोग अलग करते हैं वो हमारा प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है उसको हम अलग कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। सिंपल प्रोसेस है आसवन विधि, जिसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर में तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं ऐसे आगे और भी कंटिन्यू करूंगा। ओके, ये आप बताइए थोड़ा